हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। तो झारखंड बोर्ड एग्जाम रूटीन आ चुका है क्लास 10th का। फटाफट आप सभी अपने तैयारी में लग जाइए। 20 फरवरी को आप सभी का साइंस का एग्जाम है। मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट 30 एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा। आप लोगों के लिए मैंने पीवाईक्यू भी कर रखा है 2024 बोर्ड एग्जाम का, और आप लोगों के लिए जो बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, उस पर वीडियो बना रखा है। डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा, जाकर जरूर देखिएगा। आप सभी का मॉडल क्वेश्चन बहुत जल्द आने वाला है। जब मॉडल क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए मैं उसे भी अपलोड कर दूंगा, उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो जाइए और जल्दी फटाफट सभी क्वेश्चन आंसर को याद कर लीजिए, जिससे कि आपका 99% का सपना पूरा हो सके। आप में से कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो 99 का टारगेट सेट किए? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फटाफट हम लोग इस वीडियो में सब्जेक्टिव मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, एमसीक्यू साइंस का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अभी हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव। इसके बाद मैथ का होगा, फिर एसएसटी का होगा, इंग्लिश हिंदी सबका होगा। उसके बाद हम लोग सेट 2 में आएंगे, जिसमें हम लोग सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव एक ही वीडियो में एक साथ पूरा कवर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए। और आप सभी बताइए कमेंट में कि आप लोगों का तैयारी कैसा चल रहा है। वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। डीआर संजय, डॉक्टर संजय और डियर संजय, वेरी वेरी गुड इवनिंग। यस, वेरी गुड। 99 आदित्य, 99 का लेना है। स्टेट टॉपर में अपना नाम शामिल करना है। ठीक है, स्टेट टॉपर जो करते हैं उनको राज्य सरकार पुरस्कृत करती है। ठीक है, और पुरस्कार अलग चीज है। आपका नाम होता है, आपका माँ बाप का नाम होगा, आपका स्कूल का नाम होगा, जिला का नाम होगा। सोचिए कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर मैं जो भी आंसर बताने वाला हूं सबको अच्छी तरीके से आप सभी को याद कर लेना है, जिससे कि आपका बोर्ड एग्जाम अच्छे से जाए। ठीक है, यहां पर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। 90 का भी सपना ठीक है, टारगेट ठीक है। हाँ, 100। आशीष, ये ना हुई बात। तो यहां पर देखिए सबसे पहला नंबर देखिए। प्रश्न संख्या 31 से लेकर नीचे जो भी आएगा सब सब्जेक्टिव रहेगा। 31 से ऊपर 1 से लेकर 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव था। देखिए यहां पर 31 से 38 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। यहां पर 2 अंक का यह प्रश्न है, मतलब 2 नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, इनमें से किसी भी 6 प्रश्न का उत्तर देना है आपको। 6 प्रश्न उत्तर देना, लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिलेगा। यहां पर 40 शब्द लिखा हुआ है, पर आप 20-30 शब्द भी लिखिएगा तो काफी रहता है, इनफ रहता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। 31 नंबर देखिए, 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहां पर उत्तल लेंस पर बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण खींचे जब वस्तु को प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच में रखा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप सभी को आरेख खींचना है, यानी कि एक रेखा खींचना है, चित्र बनाना है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। किस तरीके का लेंस है, सबसे पहले यहां पर देखते हैं हम लोग। लेंस को बताइए कैसा लेंस है? उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कैसा रहता है? इस तरीके से रहता है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इस तरीके से रहता है। ठीक है, यह है उत्तल लेंस। और यहां पर हम लोग मुख्य अक्ष बनाते हैं। मुख्य अक्ष बनाते हैं, मुख्य अक्ष बनाते हैं। यह क्या है? मुख्य अक्ष है। ठीक है, अब यहां पर इसका चलिए डॉट डॉट कर देते हैं। अब यहां पर ठीक है, अब हम लोग इसको मान लेते हैं ये आपका F2 है और ये आपका 2F2 है। 2F2। ठीक है, उसके बाद यहां पर इसको हम लोग F1 मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं 2F1। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर कहां पर रखने के लिए बोला गया है? देखिए, जब वस्तु प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी के बीच, प्रकाशीय केंद्र और फोकस दूरी के बीच, यहां पर इसके बीच में रहता है। ठीक है, हम लोग चलिए कुछ यहां पर वस्तु बना देते हैं जिसका नाम है AB। चलिए इसको मैं AB नाम दे देता हूं। AB A, उफ 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 1 मिनट, ये हो गया A, ये हो गया B। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर देखिए एक लाइन आएगा इस तरीके से सीधा, या यहां से हम लोग निकालते हैं। चलिए इसको इधर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। यहां से एक लाइन जाएगा यहां से, उसके बाद ये जो है फोकस से कट के पार हो जाएगा इस तरीके से। कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से थोड़ा सा यहां पर सफाई करना चाहिए, थोड़ा सा सफाई करना चाहिए।
ये हमारा ए है, ठीक है, ये बी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से ये निकल गया। दूसरा यहां से आएगा, यहां से आएगा और ये इधर चला जाएगा इस तरीके से, ठीक है। यहां पर तो कहीं पर क्रॉस नहीं हो रहा है, सेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये वापस इधर हम लोग इसको मान लेंगे, इसको हम लोग इधर मान लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से आ रहा है और इसका भी आ रहा है इस तरीके से, इस तरीके से। तो कहां पर मिलेगा? करीब यहां पर मिलेगा, ठीक है। तो ये बनेगा यहां पर प्रतिबिंब, प्रतिबिंब आपका यहां पर बनेगा, प्रतिबिंब बी डैश और ये ए डैश। बस इतना ही तो करना है आप सभी को, इतना ही करना है, ठीक है। ये डायग्राम आप सभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपके नोटबुक पर ये मिल जाएगा, स्कूलों में पढ़ाई हुआ होगा, अच्छी तरीके से इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इस तरीके से क्वेश्चन एक पूछा जाएगा आप लोगों का एग्जाम में, हो सकता है अवतल लेंस भी रहे या उत्तल लेंस रहे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट अगला देखते हैं 32 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 32 नंबर। मैथ में कुछ समझ नहीं आ रहा है, कैसे समझ नहीं आ रहा है मैथ में? मैथ को तो बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप सभी को। मैथ में तो इतना इजी है, 100 आउट ऑफ 100 इजीली आ जाएगा अगर आप ध्यान दीजिएगा तो देखिए हम लोग देखते हैं 32 नंबर। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एमसीक्यू क्वेश्चन में भी फिट हो सकता है कि लेंस का ऐसा ही मात्रक, लेंस का क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है, लेंस का क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या है, या लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए उत्तर देखिए, किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। किसी लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, और इसका ऐसा ही मात्रक पर मीटर होता है। लेंस की क्षमता का एक अन्य मात्रक डायोप्टर है, जिसको कैपिटल डी से हम लोग डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। एक डायोप्टर ऐसे लेंस की क्षमता को कहते हैं जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए किस लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी कि डायोप्टर इज इक्वल टू 1/f होता है, 1/f फॉर्मूला है ये, ठीक है, फॉर्मूला है 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/f फॉर्मूला है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला देखिए 33 नंबर। तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? यहां पर देखिए तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को, आप लोग जो चिप्स देखते होंगे, चिप्स का पैकेट इतना बड़ा रहता है, चिप्स का पैकेट इतना बड़ा रहता है, ठीक है, लेकिन अंदर जो ओरिजिनल चिप्स रहता है वो 10-15 पीस ही रहता है, इतना सा रहता है, बाकी हवा भरा हुआ रहता है, हवा का हम लोग पैसा देते हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो यहां पर हवा भरा हुआ रहता है, नाइट्रोजन गैस भरा हुआ रहता है, ताकि खाद्य पदार्थ खराब ना हो। आप चिप्स छान कर रखिए घर में, तो अगर अच्छे से नहीं रखेंगे तो मुश्किल से 1 महीना 2 महीने में खराब हो जाएगा, लेकिन ये वाला जो चिप्स रहता है 6 महीने तक चलता है, ठीक है। क्यों? नाइट्रोजन गैस रहता है, क्यों भरा हुआ रहता है? तो इसका उत्तर देखिए आप लोगों को याद कर लेना है। तेल और वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है। जब ऐसे खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने, ऐसे खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से बचाती है, इसीलिए यह खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाती है। सिंपल है, ऑक्सीकृत यानी कि ऑक्सीजन आने से रोकता है, ऑक्सीजन आएगा तब तो वहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपेगा, जिससे खराब होगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पनपता ही नहीं है, वहां पर आता ही नहीं है, ऑक्सीजन आता ही नहीं है, ठीक है। जो खाना है वो ठीक रहता है, खराब नहीं होता है। चलिए इसको याद कर लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 34 नंबर, आसुत, जिसको हम लोग आसवित जल भी कहते हैं, आसुत जल, प्योर जल, ठीक है, प्योर जल। आसुत जल विद्युत या बिजली का चालक क्यों नहीं होता, जबकि वर्षा जल होता है? आसुत जल जो बिल्कुल प्योर होता है, जो बिल्कुल प्योर होता है, शुद्ध जल, विद्युत का कुचालक होता है, जबकि वर्षा का पानी विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो इसका उत्तर देखिए यहां पर, इसका उत्तर हम लोग देखते हैं यहां पर। देखिए आसवित जल विद्युत का चालक नहीं होता क्योंकि यह एक सहसंयोजी यौगिक है, जिसका आयनीकरण नहीं होता। जिसका आयन टूटता है वही सिर्फ विद्युत का चालक है, चालन कर सकता है, अदरवाइज नहीं। देखिए आयनों की अनुपस्थिति, आयन यहां नहीं बनता है, तो आयनों की अनुपस्थिति ही आसवित जल को विद्युत का कुचालक बना देती है। वर्षा, ठीक है, वर्षा के जल में अनेक अम्लीय गैस जैसे CO2, SO2 अशुद्धियों के रूप में घुली होती है। इन गैसों का घोल पानी को
आयनीकृत कर देता है। इसीलिए वर्षा का जल अपनी अम्लीय प्रवृत्ति या प्रकृति के कारण विद्युत का चालन करता है। कोई दिक्कत नहीं है, आयन टूटना चाहिए तब विद्युत का चालन होगा। सिंपल है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहां पर है 35 नंबर। ऋतुस्राव क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऋतुस्राव बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यदि 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 अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो वह एक दिन बाद नष्ट हो जाता है। ठीक है, गर्भाशय भी निषेचित अंडाणु को प्राप्त करने की तैयारी करता है। गर्भाशय की दीवार मोटी और स्पंजी हो जाती है, लेकिन निषेचन न होने पर यह धीरे धीरे टूटती है और रुधिर व म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। अतः ऋतुस्राव निषेचन न होने की अवस्था में होता है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल तरीके से आप सभी को मैं बता रहा हूं। आपके घर में मेहमान आने वाले हैं, ठीक है, आपके घर में मेहमान आने वाले हैं और आपको पता है कि मेहमान आएगा, तो आप क्या कीजिएगा, घर का तैयारी कीजिएगा, घर को पूरा सजाइएगा, डेकोरेट कीजिएगा, माला वाला लगे। एग्जाम्पल दे रहा हूं, थोड़ा कोई स्पेशली गेस्ट है तो माला वाला लगाइएगा, थोड़ा ज्यादा ही सुंदर कर दीजिएगा घर को। ठीक है, अगर कुर्सी नॉर्मल है, टूटा फूटा है, नया कुर्सी लेगा या सोफा लाइएगा, सब एकदम मस्त फर्स्ट क्लास लाइएगा। ठीक है, उसके बाद आप तो तैयारी में है कि मेहमान आएगा। अब मेहमान आया ही नहीं, मेहमान बगल वाले रास्ते से कोई दूसरे घर में चला गया, तो आप क्या कीजिएगा, जो सामान लाए, जो झालर वगैरह लाए सब तो फेंकना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसे हमेशा तो घर को दुल्हन की तरह सजाना थोड़ा अजीब लगेगा, या मतलब दोबारा कोई आएगा, दोबारा कोई मेहमान आएगा तो पुराना पुराना झालर हो जाएगा, उसको तो फेंकना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारा जो ह्यूमन का भी सेम है। ठीक है, यानी कि यहां पर देखिए निषेचन के लिए गर्भाशय तैयार होता है, गर्भाशय तैयार होता है, दीवार मोटी हो जाती है, वहां पर स्पॉन्जी हो जाता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, और निषेचन न होने के कारण जो स्पॉन्जी बना हुआ रहता है वहां पर एक्स्ट्रा जो रुधिर रहता है, या और जो गर्भाशय का जो दीवार मोटा हुआ रहता है, वो धीरे धीरे रुधिर के माध्यम से या म्यूकस के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। बस इसी को बोलते हैं म्यूकस। अगर निषेचन हो जाता तो वहां पर एक नया जीव का जन्म होता, और म्यूकस मतलब नया जीव का जन्म होता, और बाकी जो यहाँ पर इन्वायरमेंट तैयार हुआ था वो नया जीव के पोषण में काम आ जाता। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए यहाँ पर 36 नंबर। एक तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाइए। एक तंत्रिका कोशिका का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है। तो यहां पर देखिए ये डायग्राम आप लोग याद कर लीजिएगा, 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडल सेट बहुत जल्द आने वाला है, आज तक तो आया नहीं है। ठीक है, अभी तक नहीं आया, जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं तक नहीं आया है। अगर कल परसों में आ जाता है तो आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है किसी को। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये, इसको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तंत्रिका कोशिका का नामांकित और स्वच्छ चित्र। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए उत्पादक किसे कहते हैं, उत्पादक प्रोड्यूसर किसे कहते हैं। तो देखिए हरे पौधे जैसे शैवाल, घास, पेड़ इत्यादि ऐसे जीव जिनका प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता है, इस प्रकार के जीवों को उत्पादक कहते हैं। ठीक है, यानी कि सूर्य का धूप से, सूर्य का प्रकाश से, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, जमीन से खनिज लवण लेकर खुद का खाना खुद पकाए तो उसको बोलते हैं उत्पादक। ठीक है, या प्रोड्यूसर इंग्लिश में कहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए 38 नंबर। ओजोन परत जीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ओजोन परत जीवों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका उत्तर देखिए, वायुमंडल की ऊपरी स्तर पर अवस्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी एवं इसके जीवों को सुरक्षा प्रदान करती है। यह हमारा पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं, ये वायुमंडल का पूरा लेयर है। ठीक है, वायुमंडल का लेयर है, ये हमारा पृथ्वी है। तो आखिरी में जो रहता है वो ओजोन रहता है, O3, और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण यानी कि जो हानिकारक किरण है उसको वापस भेज देता है या वहीं पर सोख लेता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला। देखिए यहाँ पर 39 से 46 नंबर तक यहाँ पर लघुतरीय प्रश्न है, और 3 नंबरी है। ठीक है, 3 नंबरी है, लगभग 150 शब्दों में उत्तर देना है। आप 150 भी लिखिएगा तो आराम से नंबर मिल जाएगा, 150 तो लिखा हुआ रहता है, हट गया। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। 40 नंबर देखिए, उत्तल दर्पण का
वाहनों में साइड मिरर के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तल दर्पण का साइड मिरर के रूप में प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यहां पर देखिए, वाहनों के साइड दर्पण में उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। यद्यपि यह छोटा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र भी अधिक होता है क्योंकि यह बाहर की ओर वक्रीय होता है। अतः उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को दिखाने में समर्थ बनाते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। ठीक है, जिससे कि ये आपका उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो ये बड़ा एरिया को कवर करता है, बड़ा एरिया को कवर करता है। ठीक है, बड़ा एरिया को कवर करता है जिससे कि पीछे ज्यादा एरिया तक दिखाई देता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 42 नंबर देखिए, स्वच्छ आकाश का रंगीन या स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? ठीक है, स्वच्छ आकाश, हमारा आसमान जब साफ रहता है तो नीला क्यों दिखता है? जब बादल रहता है तो काला दिखता है, भूरा दिखता है, ब्राउन दिखता है, वो अलग है, या कभी कोई व्हाइट भी दिखता है, लेकिन स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो इसका उत्तर देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है तब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। लाल रंग का जो लाल रंग अधिक तरंग दैर्ध्य वाला होता है, ठीक है, का प्रकीर्णन सबसे कम, और नीला रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। रंग के प्रकीर्णन में नीले रंग की अधिकता होती है, इसीलिए आकाश का रंग नीला ही दिखाई देता है। याद कर लेना है आप सभी को, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला यहां पर देखिए 42 नंबर, रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार रासायनिक समीकरण संतुलित करने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर H सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं अभिकारक तरफ। H कितना है? देखिए H 1 और यहां पर 2 3, और इधर H कितना है? इधर H कितना है? 1 2, H बस 2 है। ठीक है, H कितना है? सिंपल 2 है। इसको बराबर करना पड़ेगा दोनों साइड। उसके बाद देखिए N इधर कितना है? 1, और इधर N 2 है, N इधर 2 है। उसके बाद O यहां पर 3, यहां पर 2, यानी कि 5 हो गया, इधर 5 हो गया, इधर 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, 7, 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, ओके। अब बच गया कैल्शियम Ca, इधर 1 पीस है, इधर भी 1 पीस है। बराबर करते हैं। ठीक है, इसको अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड आप सभी को बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, अगर हम लोग H में 2 कर दें, तो H हमारा कितना हो जाएगा? H इस साइड हो जाएगा 3 दूना 6 7 8, ये हो जाएगा हमारा 8 हो गया। H हमारा 8 हो गया। अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ आपको बराबर करते चलना है। ठीक है, यहां 8 हो गया। अब यहां पर हम लोग यहां पर 2, 1 मिनट 8 कैसे होगा? मिस्टेक हो गया। 8 कैसे होगा? 8 नहीं होगा, 2 और यहां पर 2 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया। अब यहां पर 2 है तो इसको हम लोग 4 कर सकते हैं, यहां पर 2 लिखकर, सिंपल। अब बाकी N यहां पर देखिए 2 है, 2 लिख दिए, इधर भी N 2 है ऑलरेडी। ठीक है, हो गया। फिर देखिए O 5 है। अब यहां पर देखिए 3 दूनी 6, O 6 और 2 7 8 हो गया।
यहाँ पर 8 हो गया, 3 दूनी 6 7 8, ठीक है, ओ 8 हो गया। अब इधर चेक करते हैं, यहाँ पर 3 दूनी 6 7 8, इधर भी 8 हो गया, वो भी हो गया। अब देखिए कैल्शियम कैल्शियम 1 है, यानी कि सब बराबर हो गया। अभी उत्पाद अभिकारक, ठीक है, अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ बराबर हो गया। तो इस तरीके से आपको इसको इक्वल करना है, यही इसका आंसर हो गया, यही इसका आंसर हो गया। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 आप सभी को लिखना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला बी नंबर। देखिए बी नंबर NaOH, यहाँ पर Na कितना है, इस साइड में 1 है, इस साइड में Na कितना है 2 है, और O इस साइड में अभिकारक की ओर O 4 और 1 5 है, इधर 4 और 1 5 है, O इधर भी 5 है, O तो ठीक है, O तो बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं O के बाद H इधर 1 2 3, इधर 3 है, इधर H कितना है, इधर 2 है, मात्र 2 है, H मात्र 2 है। देखिए उत्पाद, अच्छा अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर आप सभी को जो तत्व है उसका नंबर बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग 2 कर देते हैं तो Na इधर 2 हो जाएगा, इधर ऑलरेडी 2 है, ये है, कोई दिक्कत नहीं है। अब O तो 5 5, अच्छा अभी तो चेंज हो गया ना, यहाँ पर O 2 हो गया और इधर 4, यानी कि टोटल 6 हो गया। तब तो यहाँ पर हम लोगों को 2 रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 4 है यहाँ पर O और 4 5 6, टोटल इधर भी 6 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर H कितना हो गया, H 2 4, यहाँ पर 4 हो गया, और इधर H यहाँ पर भी 4 हो गया, H यहाँ पर भी 4 हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। इस तरीके से यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 आप सभी को लिख देना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए यहाँ पर N2H2 NH3, तो यहाँ पर N2 इधर 2 है, इधर 2 लगा देंगे, सिंपल 2 लगा देंगे, तो N जो है इधर 2 हो गया, इधर भी 2 हो गया, और H इस साइड 2 है, इस साइड 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ पर हम लोग 3 लगा देंगे, 3 दूनी 6 3 दूनी 6, ठीक है, दोनों साइड 6 6 हो गया। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया, यहाँ पर 3 यहाँ पर 2, सिंपल। संतुलित करने के लिए प्रैक्टिस कर लेना है आप सभी को, ठीक है, संतुलित करना बहुत जरूरी है। जय महतो, ठीक है, जय महतो, मैं इसे एडिट कर दूंगा, ठीक है, एडिट कर दूंगा। ओके ठीक है जय महतो, मैं एडिट कर दूंगा, जब सेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद उसे मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है, दोबारा देखिएगा तो वो ठीक हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। 43 नंबर देखिए, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं? इसके कोई 2 उपयोग लिखिए, थर्मिट अभिक्रिया किसे कहते हैं और इसका कोई 2 उपयोग लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, आयरन ऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया अति तीव्र होती है, जिससे काफी ऊष्मा उत्पन्न होता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जो भी अभिक्रिया है जिससे ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होता है उसको थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहां पर जो समीकरण है इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। जितना भी अभिक्रिया पूछा जाता है तो एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको। यहां पर देखिए Fe2O3 प्लस 2Al यानी कि एल्युमिनियम गिव्स 2Fe प्लस Al2O3 प्लस ऊष्मा। ये जो हीट है इसी के कारण इसको थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए, और उसके बाद देखिए दूसरा क्षारयुक्त मशीन के पुर्जों को जोड़ने के लिए। उसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला 44 नंबर, भर्जन और निस्तापन में अंतर स्पष्ट करें। भर्जन और निस्तापन में अंतर स्पष्ट करना है। भर्जन और निस्तापन में अंतर स्पष्ट करना है। तो यहां पर देखिए भर्जन में यह प्रायः
स्लाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, यह प्रायः स्लाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। उसके बाद यहाँ पर निस्तापन में यह प्रायः कार्बन अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है, याद कर लेना इंपॉर्टेंट है। देखिए दूसरा, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। वहीं पर देखिए दूसरा, निस्तापन में इसमें अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। उसके बाद देखिए भर्जन में तीसरा, इस विधि से अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं। उसके बाद देखिए निस्तापन में इस विधि से अयस्कों का निर्जलीकरण हो जाता है और वे स्पंज की तरह हो जाते हैं। याद कर लेना है भर्जन और निस्तापन में क्या क्या अंतर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला 45 नंबर, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो इसका उत्तर देखिए, मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उनका विश्लेषण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती है। तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतली का संकुचन होना इसका उदाहरण है। इसको भी आप सभी को याद कर लेना है, ठीक है। ओके, मेरा है सेंड किए हैं, ठीक है आदित्य, ओके ठीक है आदित्य। देखिए नेक्स्ट अगला 46 नंबर, पुष्प की अनुदैर्ध्य तरंग काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, स्त्रीकेसर है, अंडाशय है, यहाँ पर देखिए पंखुड़ी है, परागकोश है, तंतु है, बाह्य दल, ये सभी को आपको प्रैक्टिस कर लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर देखिए नेक्स्ट 47 से 52 नंबर, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका 5 नंबरी है, ठीक है, 5 नंबरी प्रश्न है। देखिए देखते हैं हम लोग 47 नंबर, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लिखें और 3 उपयोग लिखें। तो यहां पर देखिए, यदि हम वाम हस्त की 3 उंगलियों यानी कि अंगूठा, तर्जनी एवं मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एवं मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को दर्शाए, तो चालक पर लगने वाले बल की दिशा अंगूठा की दिशा में होता है। यानी कि यहाँ पर देखिए, अगर आप डायग्राम बना पाइएगा तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं बना पाइएगा तो कम से कम ये वाला इतना सा डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए वाम हस्त नियम इस तरीके से, ठीक है, वाम हस्त नियम। तो यहाँ पर देखिए जो अंगूठा है वो आपका बल की दिशा को दर्शा रहा है, बल की दिशा को दर्शा रहा है, बल की दिशा को दर्शा रहा है। उसके बाद देखिए तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है। फिर देखिए मध्यमा, ये वाला अंगुली को मध्यमा कहते हैं, मध्यमा आपका विद्युत धारा को दिखा रहा है, ठीक है, विद्युत धारा को दिखा रहा है। ये है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, इसका आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर देखिए नेक्स्ट 49 नंबर, धातु और अधातु के भौतिक एवं रासायनिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर देखिए, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया, अच्छा अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, अधातुएं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन धातुएं तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और धातु लवण बनाती है। फिर देखिए, अधातुएं तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती, लेकिन सभी धातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके आयनिक धातु क्लोराइड बनाती है। अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके सहसंयोजक क्लोराइड बनाती है। ये रहा आपका रासायनिक गुण। और भौतिक गुण क्या है? धातु चमकदार है, अधातु चमकदार नहीं है। धातु विद्युत का चालक है, अधातु विद्युत का कुचालक है। धातु क्षणभंगुर नहीं होता है, जबकि अधातु क्षणभंगुर होता है, ठीक है। तो ये सब लिख लीजिएगा आप लोग। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला 50 नंबर, समवायता किसे कहते हैं? पेंटेन के समवायों का नाम एवं संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो देखिए समवायता ऐसे विभिन्न कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, समवायन कहलाते हैं, और इस घटना को समवायता कहते हैं। आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल पेंटेन है, हम लोग पेंटेन का तीन समावयन है,
ठीक है, 3 समावयन है, जिसे नॉर्मल पेंटेन यहाँ पर सी एकदम पूरा एक लाइन में रहेगा, एक लाइन में रहेगा, सी पूरा सीधा एक लाइन में रहेगा, एक लाइन में रहेगा, सीधा बिल्कुल सीधा, इसको नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। उसके बाद देखिए आइसोपेंटेन, सीधा रहेगा, एक ब्रांच रहेगा, एक ब्रांच रहेगा, इसको आइसोपेंटेन कहते हैं। उसके बाद देखिए नियोपेंटेन में सीधा तो है यहाँ पर नॉर्मल, लेकिन 2 ब्रांच, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मल पेंटेन में सीधा एक चैन रहता है, आइसो में एक चैन, फिर सिर्फ एक शाखा, एक ब्रांच, जबकि नियो में चैन तो रहता है लेकिन 2 शाखा रहता है, 2 शाखा, एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से। ठीक है, तो इसको भी आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर हाइड्रोजन को यहाँ पर पूरा सेट कर देना है, हाइड्रोजन का संयोजकता के अनुसार एक 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 एक, एक और कार्बन का 4 रहता है, तो इसके अनुसार आप लोग बॉन्डिंग कर लीजिएगा, उतना भी हार्ड नहीं है ये। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला 41 नंबर देखिए, मानव हृदय का स्पष्ट एवं नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए मानव हृदय का नामांकित चित्र बहुत बार एग्जाम में आया है। अब मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाने के लिए बोला जाता है, आप लोग ऐसे मत कर दीजिएगा, ठीक है। ये दिल, दूसरा दिल है, वो पीपल का पत्ता है, पीपल के पत्ते वहां पे लिख दिए दिल के बात, वो अलग है, वो पीपल का पत्ता बन गया, वो दिल नहीं है, ये है दिल हमारा, ठीक है। ये हमारा हार्ट है, यही धड़कता है रोज दिन, सुबह शाम, सोते हैं तब भी, रोते हैं तब भी, हंसते हैं तब भी, खाते हैं तब भी, सब समय। ठीक है, तो देखिए इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये जो रंग रंगाई है, पोताई है, इतना रंगीन बनाने का जरूरत नहीं है, लेकिन इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला देखिए हमारा 52 नंबर देखिए, मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चलता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत है। मेंडल के प्रयोगों से कैसे पता चलता है कि जो विभिन्न लक्षण है वो स्वतंत्र रूप से वंशानुगत हैं। ओके, चलिए तो यहां पर देखिए इसका उत्तर, मेंडल ने अपने कुछ प्रयोगों में मटर के पौधों के 2 विकल्पी लक्षणों वाले जोड़ों का संकरण कराया। इसके लिए उन्होंने गोल एवं हरे RRYY बीजों वाले पौधे, झुर्रीदार एवं पीले स्मॉल y बीजों वाले पौधों के बीच संस्करण कराया और पाया कि पहला देखिए, पहली पीढ़ी के सभी पौधे गोल और पीले बीज वाले थे। इससे पता चलता है कि बीज का गोल आकार और पीला रंग प्रभावी लक्षण है। फिर देखिए मगर जब पहली पीढ़ी से प्राप्त में गोल और पीले बीजों वाले पौधों के बीच संस्करण कराया गया तो विभिन्न अनुपात में कुछ पौधे गोल एवं पीले, कुछ गोल एवं हरे, कुछ झुर्रीदार तथा पीले तथा कुछ झुर्रीदार तथा हरे बीज वाले पाए गए। तो इससे स्पष्ट होता है कि विभिन्न लक्षण किसी जीव में स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। इसके कारण संतति में नए संयोग उत्पन्न होते हैं। इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को बनाना पड़ेगा आपको, जिससे यहाँ पर देखिए RRYY गोल है, हरा है, यहाँ पर झुर्रीदार है और पीला है, दोनों को हम लोग यहाँ पर मिला दिए, ठीक है, क्रॉस करा दिए। तो यहाँ पर जो आएगा वो पीला तो आएगा, ठीक है, पीला तो आएगा ही, एक्चुअली पीला ही आएगा। उसके बाद फिर से इसको हम लोग F1 जनरेशन को फिर से हम लोग क्रॉस करवाएंगे, फिर से क्रॉस करवाएंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि गोल तो आया, साथ में पीला बीज वाला भी आया, पीला बीज वाला भी आया, ठीक है। जबकि पीला वाला पहले क्या था, झुर्रीदार था, लेकिन अब वो गोल भी हो गया और पीला तो है ही। उसके बाद देखिए गोल भी मिला हम लोगों को, हरा बीज वाला भी मिला, ठीक है, गोल मिला, हरा बीज मिला, पहले पेरेंटल टाइप का भी मिल गया। उसके बाद देखिए झुर्रीदार भी मिला, पीला भी मिला, ठीक है, तो ये भी पेरेंटल टाइप का है। उसके बाद देखिए झुर्रीदार हरे बीज। अब यहाँ पर देखिए जो ये है, ये पूरा गोल है हरा वाला, लेकिन जो मिल रहा है वो झुर्रीदार मिल रहा है, लेकिन हरा मिल रहा है, तो मिक्स हो जा रहा है यहाँ पर हमारा जो भी है कैरेक्टर, वो मिक्स हो जा रहा है। तो इसको आपको डायग्राम में बनाना पड़ेगा, इसको पहले बनाइएगा और इसके नीचे इसको बनाना पड़ेगा। आपका बुक से ही ये मैंने लिया है। तो यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मैंने बताया सब इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरीके से आप सभी को याद कर लेना है। ओके, ठीक है, ठीक है,
तो चलिए आज के लिए इतना ही, जो गलत हुआ है उसे मैं काट दूंगा, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, ढेर सारा प्यार। मॉडल क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों के लिए मैं अपलोड कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है।